वीडियो देखने वाले सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेके सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का जीएस पेपर 4 जो इथिक्स नीतिशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसमें हमने अभी तक नीतिशास्त्र तथा मानवीय संबंध मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व और इसके निर्धारक तक पढ़ लिया है, इनके बारे में जान लिया है। इसके वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का परिणाम। मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का परिणाम, इस विषय में आज हम लोग अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का परिणाम। इससे पहले जब हमने नीतिशास्त्र पढ़ा था कि नीतिशास्त्र होता क्या है, उसकी परिभाषा पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने देखा था कि नीतिशास्त्र है वो सामाजिक जीवन जीने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक क्रियाकलापों का निर्धारण करता है। तो ऐच्छिक कर्म यानी कि ऐच्छिक क्रियाकलाप, तो यहाँ पे शब्द आया है मानवीय क्रियाकलाप। तो नीतिशास्त्र जो अध्ययन करता है मानवीय क्रियाकलापों का यानी कि मानव के कर्मों का, उसके ऐच्छिक कर्मों का, तो उनका परिणाम यानी कि उनका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे देखना हमको ये है। अगर हम बात करें मानव के ऐच्छिक कर्मों की, तो मानव के ऐच्छिक कर्म क्या होंगे? वो कर्म जो सोच समझ के किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करता है वो उसके ऐच्छिक कर्म कहलाते हैं। ऐच्छिक कर्मों में भी हमने देखा था कि उसके ऐच्छिक कर्म कैसे हो सकते हैं, दो टाइप के, एक उचित एक अनुचित। मतलब ऐच्छिक कर्म वो जो सायास करता है, वो जानबूझ के कर रहा है किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए। जो बिना उसके जाने में कर्म हुआ वो कर्म नीतिशास्त्र के अध्ययन के दायरे से बाहर है। लेकिन जो काम वो जानबूझ के कर रहा है, ऐच्छिक सोच समझ के कर रहा है, उनका अध्ययन हम यहाँ पे करते हैं। तो वो कैसे होंगे? दो टाइप के होंगे, उचित या अनुचित। तो अगर कर्म उचित होगा, कर्म उचित है, तो उसका परिणाम कैसा होगा? अच्छा होगा। और अगर कर्म अनुचित है तो उसका परिणाम कैसा होगा? जाहिर सी बात है कि बुरा ही होगा। तो यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है? परिणाम, नीतिशास्त्र के परिणाम मानवीय क्रियाकलापों में। तो हमने देखा कि नीतिशास्त्र में अध्ययन कर रहे हैं सामाजिक जीवन जीने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्मों के या ऐच्छिक क्रियाकलापों का निर्धारण करता है नीतिशास्त्र। और वो कर्म कैसे होते हैं? उचित या अनुचित। अगर अनुचित कर्म है तो परिणाम कैसा देंगे? अच्छा देंगे। अगर अनुचित कर्म है तो परिणाम कैसा देंगे? बुरा देंगे। और ये जो इनका जो रिजल्ट होगा, आखिर मानो जो कर्म कर रहा है तो उसका प्रभाव पड़ेगा उसके जीवन पर, जीवन को प्रभावित करेंगे कर्म हमारे। हम जो भी कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमारा जीवन बनता है, तो इफेक्ट डालते हैं कर्म। तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके उचित या अनुचित कर्मों का फल जो पड़ेगा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पे पड़ेगा। तो ये जीवन के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? तो मनुष्य सामाजिक प्राणी, समाज में रहता है, तो उसका विभिन्न क्षेत्र में समाज आ जाएगा, तो उसके सामाजिक जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति जो कि किसी न किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ होता है, धर्म को मानता है, तो धार्मिक प्राणी भी है, तो धर्म के ऊपर धार्मिक क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ है, कुछ न कुछ राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है ना, एक वोटर के रूप में वोट डालता है, चुनाव भी लड़ता है, तो उस पर राजनीतिक क्षेत्र पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति कुछ व्यवसाय करता है ना, आर्थिक साधन कुछ जुटाता है, नौकरी करता है, उसका पैसा, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कि आर्थिक क्षेत्र पे इसका प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति पर्यावरण में रहता है, हम लोग इस पर्यावरण का पार्ट है ना, तो हम उसके क्रियाकलाप इस पर्यावरण पे भी तो कोई प्रभाव डालेंगे, तो पर्यावरण पे भी उसका प्रभाव पड़ता है।
और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में बात करें तो प्रशासन पे भी प्रभाव पड़ता है मानवीय क्रियाकलापों का। तो ये कुछ विभिन्न क्षेत्र हैं जिनके ऊपर मानव के क्रियाकलापों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये परिणाम। तो इसमें हम लोग देखेंगे मानव के क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का परिणाम देखने जा रहे हैं। तो उस पर ये मानव के जो क्रियाकलाप हैं वो कैसे हैं, ऐच्छिक हैं, ऐच्छिक में भी कैसे हैं, उचित हैं, और उसमें अनुचित हैं, है ना। अगर कर्म उचित है तो परिणाम अच्छा है, कर्म अनुचित है तो परिणाम बुरा है, और उनका प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक क्षेत्र की। सामाजिक क्षेत्र में अगर मानव सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर अगर वो अच्छे काम करता है तो उसका उचित कर्म करता है तो उसका प्रभाव, परिणाम कैसा होगा, अच्छा होगा। अगर अनुचित कर्म करता है, मानो समाज में रह के अनुचित कर्म करता है तो उसका परिणाम कैसा होगा, परिणाम उसका बुरा होगा, है ना। तो जैसे आप लोग अगर इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इनके बुरे परिणामों के बारे में कि आखिर मानो अगर अनुचित कर्म कर रहा है समाज में रह के तो उसके सामाजिक क्षेत्र पे कौन कौन से बुरे परिणाम हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, अगर कर्म अनुचित है तो सामाजिक भेदभाव बढ़ेगा। बाल विवाह जैसी कुप्रथा को बढ़ावा मिलेगा। दहेज प्रथा, ये भी कुप्रथा है, इसको बढ़ावा मिलेगा अगर व्यक्ति समाज में रह के अनुचित कर्म करता है तो। लिंग भेद, जाति भेद, नस्ल भेद, है ना, ये भेद जो भेदभाव के वो हैं, भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा समाज में अगर कर्म कैसे हैं, अनुचित है तो ये बुरे परिणाम हैं। तो इसमें आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं, बुरे परिणाम है सारे। भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, लड़कियों को क्यों नहीं पैदा करना चाहते लोग कि दहेज देना पड़ेगा, है ना। तो ये अगर कन्या भ्रूण हत्या रुक सकती है अगर दहेज लोग मांगना बंद कर दें, तो दहेज प्रथा का उन्मूलन हो जाए, ख़त्म हो जाए तो एक ये भी कुरीति खत्म हो सकती है। और इसमें और क्या होगा, यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देंगे असामाजिक तत्व जो अनुचित कर्म करेंगे। भ्रष्टाचार आएगा, करप्शन, कुपोषण की समस्या हो जाएगी समाज में। तो ये कुछ बुरे प्रभाव थे। इसमें और भी आप लोग सभी समाज के प्राणी हैं तो लोग इसमें और ऐड कर सकते हैं। अच्छे परिणाम देख लेते हैं क्या होगा इसका अच्छा परिणाम, अगर उचित कर्म किए जाते हैं तो उचित कर्मों का अच्छा परिणाम आएगा। तो लिंग समानता आएगी, है ना, यहाँ पे भेदभाव था, यहाँ पे लिंग समानता आएगी। समानता, स्वतंत्रता, न्याय की स्थापना होगी। स्वच्छता, समाज में स्वच्छता होगी। कुरीतियों का निवारण हो जाएगा। अंधविश्वासों का निराकरण हो जाएगा। सामाजिक सहिष्णुता बढ़ेगी और समाज में बंधुत्व का भाव उत्पन्न होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अच्छा परिणाम है उचित कर्मों का समाज पे। इसमें और भी ऐड कर सकते हैं आप लोग जो भी आपको लगे। अभी हम लोग देखेंगे अगला क्षेत्र कौन सा हुआ, राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिणाम आएगा। वही बात है कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर व्यक्ति के कर्म अनुचित हैं तो परिणाम कैसा, रिजल्ट कैसा आएगा, बुरा आएगा। कर्म उचित हैं तो परिणाम अच्छा आएगा। मानवीय क्रियाकलाप ही देख रहे हैं तो हम लोग उसके क्रियाकलाप अगर उचित हैं तो परिणाम अच्छा है, अनुचित हैं तो परिणाम बुरा है। तो बुरा परिणाम देखते हैं क्या क्या हो सकता है राजनीतिक क्षेत्र में अगर कर्म अनुचित हैं तो। इसमें अनुचित कर्म के कारण ही राजनीति और अपराधियों का गठजोड़, यानी जिसको माफिया गठजोड़ कहते हैं, वो भी देखने को मिल जाता है। भ्रष्टाचार, करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। सांप्रदायिकता को बल मिलेगा। सांप्रदायिकता वही जो धार्मिक मुद्दों को लेकर लोग अपनी राजनीति में इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश करते हैं, धार्मिक मुद्दों को उछाल के उनके नाम पे धार्मिक मुद्दों पे लोगों को लड़ाते हैं और अपने
फायदे में उनको इस्तेमाल करते हैं, तो उसको सांप्रदायिकता बोलते हैं। सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा, भाई भतीजावाद फैलेगा, उसको भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा, भाषावाद को बढ़ावा मिलेगा, वोट बैंक की राजनीति होगी अगर अनुचित कर्म है तो। ये सारे दुष्परिणाम हैं इसके, बुरे परिणाम। राजनीति का अपराधीकरण हो जाएगा, यानी कि अपराधियों का राजनीति में अपराधियों का राजनीतिकरण हो जाएगा, जो अपराधी लोग हैं वो राजनीति में आ जाएंगे। नक्सलवाद को बढ़ावा मिलेगा, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, है ना। तो ये इसके कुछ बुरे परिणाम हैं। तो इसके कुछ अच्छे परिणाम, अगर कर्म उचित हैं, क्रियाकलाप उचित हैं, अच्छे हैं, तो परिणाम अच्छा होगा। तो अच्छा परिणाम क्या होगा राजनीतिक क्षेत्र में, अगर कर्म उचित हैं तो समानता की स्थापना होगी, ठीक है, समानता की स्थापना होगी, न्याय की स्थापना होगी, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा, तो लोकतंत्र सफल हो जाएगा। पंथ निरपेक्षता की स्थापना होगी, पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा, लोक कल्याणकारी राज्य का सपना साकार हो जाएगा, स्वस्थ जनमत का निर्माण होगा और संवैधानिक मूल्यों का साकारीकरण हो जाएगा, यानी कि संवैधानिक मूल्य परिलक्षित होने लगेंगे, समाज में दिखाई देने लगेंगे। तो ये राजनीतिक क्षेत्र में कुछ अच्छे और बुरे परिणाम थे, इसमें आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं। अब अगला देखेंगे हम आर्थिक क्षेत्र में। व्यक्ति कोई ना कोई आर्थिक गतिविधि करता है, आखिर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए व्यवसाय करता है, नौकरी करता है, कुछ भी करता है। तो वहाँ पे अगर उसके कर्म उचित होंगे तो क्या होगा, और अगर कर्म अनुचित होंगे तो क्या होगा। कर्म अनुचित परिणाम बुरा, कर्म उचित परिणाम अच्छा। तो यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र में देख लेते हैं क्या होगा। अगर उसके कर्म क्या हैं, बुरे हैं, तो परिणाम बुरा परिणाम क्या होगा। बुरा परिणाम देखते हैं, भ्रष्टाचार, ये आर्थिक क्षेत्र में ही है। लोग करप्शन करते हैं, घूसखोरी ना, घोटाले, कर वंचना, हवाला, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये मामले मुद्दे उठते रहते हैं। काला धन, रिश्वतखोरी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। अगर क्या है, कर्म अनुचित है तो परिणाम बुरा होगा, है ना। इसीलिए गांधी जी नैतिकता विहीन व्यापार को पाप मानते थे, कि नैतिकता विहीन व्यापार पाप है, क्योंकि उसमें ये सारे बुरे परिणाम आ जाएंगे। इतने सारे बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे अगर नैतिकता नहीं है तो। अब इसका अच्छा परिणाम देखते हैं कि अगर कर्म उचित हैं आर्थिक क्षेत्र में तो क्या उसके अच्छे परिणाम आएंगे। समावेशी विकास होगा, समावेशी विकास यानी कि सबको साथ लेके विकास, सबका विकास। सतत विकास होगा, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जानते हैं आप लोग, वर्तमान संसाधनों का प्रयोग भावी पीढ़ी को ध्यान में रख के करना, है ना, यानी कि उनका समुचित प्रयोग करना और नए संसाधन जुटाना। उनका अपनी मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी तो हक है, आखिर उनका भी तो, वो भी तो समाज में यहाँ आकर रहेंगे तो उनको भी तो चाहिए सारे संसाधन यूज़ करने के लिए। सारे अभी ख़त्म हो जाएंगे तो उनके लिए क्या बचेगा। इसीलिए सतत विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है कि वर्तमान में प्रयोग हो और भविष्य के लिए भी बच जाए। गरीबी उन्मूलन होगा, इसका अच्छा परिणाम। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी सभी लोगों की। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा, यहाँ पे बुरा परिणाम था, भ्रष्टाचार आएगा तो अच्छे में क्या होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लग जाएगा। लोक निधि का सदुपयोग होगा। तो ये कुछ अच्छे परिणाम थे आर्थिक क्षेत्र में, और आप लोगों को जो समझ में आया आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं धार्मिक क्षेत्र। धार्मिक क्षेत्र पे अब मनुष्य किसी न किसी धर्म को मानता ही है ना, तो किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, तो उसके जो क्रियाकलाप हैं, उसके जो कर्म हैं उचित या अनुचित, उनका भी तो प्रभाव धार्मिक क्षेत्र पे भी पड़ेगा। तो धार्मिक क्षेत्र पे उसके अनुचित कर्मों का बुरा प्रभाव पड़ेगा, उचित कर्मों का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो परिणाम कैसा आएगा, अच्छा आएगा उचित कर्मों का, और बुरे कर्मों का
बुरा परिणाम आएगा। सबसे पहले देखते हैं धार्मिक क्षेत्र में कौन कौन से बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो इसमें धार्मिक क्षेत्र का बुरा परिणाम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। अगर कर्म अनुचित है तो लोग धर्म का अपने हितों को राजनीतिक हितों को साधने में प्रयोग करेंगे। दंगे होंगे उसके नाम पे, कट्टरपंथी लोग हो जाएंगे, कट्टरता को बढ़ावा मिलेगा, वैमनस्य फैलेगा, समाज में हिंसा फैलेगी। अब धर्म इतना संवेदनशील मुद्दा है कि उसमें किसी की एक कमेंट हुआ नहीं कि लोग तुरंत भड़क जाते हैं। तो अगर कर्म किसी के अनुचित हैं तो उसका धार्मिक क्षेत्र पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, हिंसा भड़केगी, लोग दंगे करेंगे, अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा लोगों के बीच में। तो ये इसके बुरे परिणाम हैं। अगर उचित कर्म है तो धार्मिक क्षेत्र पे जो परिणाम होगा उसका वो भी अच्छा होगा। तो अच्छा परिणाम क्या होगा देख लेते हैं। धार्मिक सहिष्णुता बढ़ेगी, धार्मिक सद्भाव होगा, पारस्परिक विश्वास बढ़ेगा लोगों का, बंधुत्व की भावना होगी, सर्वधर्म समभाव का भाव फैलेगा। ठीक है, इसका प्रसार होगा सर्वधर्म समभाव की भावना का। तो ये इसके उचित कर्मों के अच्छे परिणाम हैं और ये अनुचित कर्मों के बुरे परिणाम हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके पर्यावरणीय क्षेत्र पे, इसके प्रभाव, क्या प्रभाव हो सकता है पर्यावरण पे। इसमें भी अगर कर्म अनुचित है तो बुरा परिणाम होगा पर्यावरणीय क्षेत्र पे। अच्छे या उचित कर्म है तो परिणाम अच्छा आएगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या होगा बुरा परिणाम। बुरे परिणाम में ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन को बढ़ावा मिलेगा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करेंगे, सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न होगी। अम्लीय वर्षा होगी, लोग जब पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे। ओजोन लेयर जो टूट रही है उसका भी ये मनुष्य के क्रियाकलाप ही तो उसके लिए जिम्मेदार है। मैंग्रोव वनों का जो क्षरण हो रहा है, वन विनाश हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, तो मानवीय क्रियाकलाप उसके लिए जिम्मेदार है। भूस्खलन जैसी समस्या, ये भी मानव के अनुचित कर्मों का ही परिणाम है। दावानल, जंगलों की आग, वो भी मानव के अनुचित कर्मों का परिणाम है। प्रदूषण की समस्या, पर्यावरणीय असंतुलन, पर्यावरण में असंतुलन आ गया है। बाढ़, सूखा जैसी समस्या। पहले क्या था, पहले मनुष्य प्रकृति के अकॉर्डिंग चलता था। प्रकृति स्वामी की भूमिका में थी, मनुष्य दास की भूमिका में था। तो जैसे ही प्रकृति बदलती थी वैसे ही मनुष्य को भी बदलना पड़ता था। लेकिन अब क्या, उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद मनुष्य ने, जब इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई, थोड़ा विकास हुआ मनुष्य का, तो उसने क्या किया, प्रकृति उल्टा हो गया। जो है मनुष्य स्वामी की भूमिका में आ गया और प्रकृति दास की भूमिका में चली गई। उसने जैसे मौसम बदला तो उसने वैसे ही संसाधन जुटा लिए। अब मौसम गर्म है, एसी चला ली, ठंडी हो गई। अब ठंडी का मौसम है, फिर भी लोग रोज़ नहा रहे हैं, पानी गर्म कर लेते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, तो गर्म पानी से रोज़ नहा रहे हैं। वैसे लोग ठंडियों में तो नहाते ही नहीं होंगे, है ना, तो कितना जल बचता होगा। और क्या, यानी कि प्रकृति से जो प्रकृति का क्रम है, ऋतु परिवर्तन का क्रम है, लोगों ने सब में अपने मौसम को सामान्य कर लिया है, जिसमें वो आराम से रह सकते हैं। लोगों ने प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं उनका भरपूर दोहन किया, अंधाधुंध दोहन किया। अब स्थिति ये है कि संसाधन खत्म हो रहे हैं और पर्यावरण में भी असंतुलन हो रहा है। तो उसके लिए अब मनुष्य अब प्रकृति के साथ मित्र की भूमिका में आ गया है। क्योंकि अब अगर रहना है, जब प्रकृति का अस्तित्व है तभी तक मनुष्य का अस्तित्व है। एक दूसरे पे दोनों का अस्तित्व
एक दूसरे के साथ ही है, अलग अलग नहीं है। तो इसीलिए मनुष्य ने प्रकृति के साथ संतुलन बनाने के लिए उसकी मित्र की भूमिका में आ गया है ना। कि जैसे पेड़ काटे गए, एक पेड़ काटा तो 10 पेड़ लगा भी दो, है ना। ये अभी देखा हमने जो इसके बुरे परिणाम हो सकते थे। अभी अच्छे परिणाम देखते हैं। कर्म उचित होगा व्यक्ति का तो पर्यावरण पे कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो अच्छा परिणाम क्या होगा ये देखते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा। इको फ्रेंडली टेक्निक का विकास होगा, यानी कि पर्यावरणीय मित्र तकनीक का विकास होगा। सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्वच्छ भारत अभियान सफल हो जाएगा। नदियों का कायाकल्प हो जाएगा और जैव विविधता की रक्षा होगी। नदियों का कायाकल्प, गंगा यमुना नदियाँ कितनी प्रदूषित हो गई हैं, लोगों ने इसमें अपने घरों का कचरा बहा के उसको कितना प्रदूषित कर दिया है। तो अगर उचित कर्म करेगा मनुष्य तो नदियों का भी कायाकल्प हो सकता है ना, रिजल्ट अच्छा आएगा। इसके लिए जो लंदन की टेम्स नदी है इसका उदाहरण एग्जाम्पल है, उसका कायाकल्प किया गया है। पहले वो नदी कितनी प्रदूषित हो गई थी, अब वो पूरी तरीके से स्वच्छ हो गई है ना, तो उसका कायाकल्प हो गया है। तो ये सब अच्छे उचित कर्मों के ही अच्छे परिणाम होंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में। प्रशासनिक क्षेत्र में अगर मनुष्य के कर्म अनुचित होंगे तो परिणाम बुरा, अगर उचित होंगे तो परिणाम अच्छा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होगा बुरा परिणाम। पहले अगर व्यक्ति का आचरण सही नहीं है ना, उसके कर्म अनुचित हैं, तो राजनीति में उसका क्या बुरा परिणाम होगा। लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलेगा। भ्रष्टाचार आ जाएगा। तरफदारी को बढ़ावा मिलेगा। भेदभाव फैलेगा। योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी होगी। लोग सोचेंगे कि इधर थोड़ा पैसा इधर उधर कर देते हैं, है ना, तो लोग जहाँ तक जिनके लिए योजना है वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं अगर ये प्रशासन में अगर अनुचित कर्म होगा तो। और नेता नौकरशाह गठजोड़ हो जाएगा। नेता लोग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे ना। दायित्व से पलायन, अब व्यक्ति अपने जो प्रशासक हैं अपने दायित्व से पलायन कर जाएंगे, यानी कि जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं करेंगे अगर ये अनुचित कर्म होंगे उनके तो, ठीक है। और औपनिवेशिक मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा। और वहीं अगर उचित कर्म है तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छे में क्या होगा, प्रशासन में जवाबदेहिता आ जाएगी, है ना, जवाबदेहिता को बढ़ावा मिलेगा। पारदर्शिता आ जाएगी। गैर तरफदारी आ जाएगी, है ना। सुशासन की स्थापना होगी। सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी आ जाएगी। नैतिक शासन होगा। मूल्य युक्त शासन होगा, है ना। लोक निधि का सदुपयोग होगा और प्रशासन में सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। जन केंद्रित शासन होगा। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होगी। तो ये था मानवीय क्रियाकलापों की नीति शास्त्र में परिणाम। तो अगर इसमें वही उचित अनुचित, कर्म उचित है तो परिणाम अच्छा है, कर्म अनुचित है तो परिणाम बुरा है। तो इसमें हमने देखा सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, पर्यावरणीय क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में इसके क्या अच्छे परिणाम होंगे, क्या बुरे परिणाम होंगे, इनको हमने देखा। तो अब हम कह सकते हैं कि यदि हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उचित कर्मों का संपादन करें, उचित कर्म करें और अनुचित कर्मों से दूर रहें, यानी कि ये बुरे वाले कर्म ना करें जिससे बुरा रिजल्ट आ रहा है, और उचित कर्म करें जिससे कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो क्या होगा, सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो सकती है ना। ऐसा करने से लोकतांत्रिक मूल्यों में यथा समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की स्थापना होगी। और इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति नकारात्मक मनोवृत्ति को बदले और सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ काम करे, है ना। और इसमें व्यक्ति प्रगतिशील मूल्यों को अपनाए तो ये संभव है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि व्यक्ति के आंतरिक पक्ष, कुछ
उसके अंतर में सुधार होना चाहिए। जैसे बचपन से ही बच्चों को अच्छे मानवीय मूल्य सिखाए जाएं, अच्छे गुण उसमें उनके माता पिता उनके परिवार द्वारा धारण कराए जाएं, तो व्यक्ति खुद से सत्य अच्छा होगा, है ना। तो उसमें मूल्य होंगे जो आंतरिक मूल्य, वो उसको बुरे कर्मों की ओर, अनुचित कर्मों की ओर प्रवृत्त नहीं होने देंगे, तो रिजल्ट बुरा नहीं आएगा, परिणाम हमेशा अच्छे रहेंगे, उचित कर्म रहेंगे। व्यक्ति अगर खुद से ही सत्यनिष्ठ है, अच्छा है तो। और उसके बाद कुछ बाह्य उपाय भी किए जाते हैं, जिसमें लोकपाल और ये लोकायुक्त, CBI, ACB, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, इस टाइप के कुछ लॉज हैं जिनके थ्रू कोशिश की जाती है कि प्रशासन में पारदर्शिता को लाया जाए। RTI है ना, जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया जाए। ये सारे तरीके हो सकते हैं जिससे कि हमेशा मतलब ये अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, परिणाम अच्छे हों उसके लिए कर्म किया जाए। सबसे ज़रूरी है कि बच्चों को बचपन से ही उनके अंदर अच्छे मानवीय मूल्य धारण कराए जाएं। और इसमें हमारी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, परिवार है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है ना। स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिले और घर में भी बच्चों को अच्छे मूल्य धारण कराए जाएँ। तो जो हमारा देश का नागरिक तैयार होगा वो इसी प्रक्रिया के द्वारा तो मतलब तैयार होता है, यहीं से एक परिवार से निकलता है, फिर एक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है, और वही बाद में जाके प्रशासन में, राजनीति में, सारे क्षेत्रों में वही लोग तो आते हैं। तो अगर बचपन से ही उसकी आधार ही मजबूत होगा तो नागरिक भी अच्छा ही, यानी कि वृक्ष ही अच्छा तैयार होगा। अगर बीज अच्छा होगा तो बीज ही, उसके मन में अच्छे मानवीय मूल्यों का बीजारोपण किया जाए बच्चों में ही, तो इससे क्या होगा, रिजल्ट अच्छा आ सकता है। मानवीय क्रियाकलापों के नीति शास्त्र में परिणाम जो हैं वो अच्छे आएंगे हमेशा, और सुखद मानवीय जीवन की स्थापना होगी। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।